गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मैं गरिमा जोबनपुत्रा इस सेशन की एंकर हूँ। अब हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमारे पैनल सदस्य समकालीन साहित्य और सामाजिक सरोकार अ डिस्कशन ऑन कंटेम्प्रेरी हिंदी राइटिंग्स पर चर्चा करेंगे। आज के समय में साहित्य न केवल समाज का दर्पण है, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर हमारी सोच को दिशा भी देता है। समकालीन हिंदी लेखन हमें उन प्रश्नों और चिंताओं से रूबरू करता है जिनसे हमारा समाज जूझ रहा है। So, firstly, I would like to welcome our moderator, Dr. Upendranath Raina. Dr. Upendranath Raina is a distinguished poet, dramatist, writer, translator, and editor with significant contributions to both Hindi and Kashmiri literature. He has also continued to stage play and radio broadcast in Kashmiri and Hindi. Next, we have Ms. Rachna Yadav. She is a renowned Kathak performer and choreographer. As the artistic director of the Rachna Yadav Kathak Studio in New Delhi, she trains students and conducts workshops to promote Indian culture through classical dance. She is also the public and managing director of Hans, one of the largest Hindi literary magazines in India. Next, we have Mr. Bence Füstash. He is a Hindi scholar from Hungary, currently pursuing a PhD in Hindi at the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. He holds an MA in Indian Studies with a specialization in Hindi and a BA in Oriental Languages and Cultures. Next, we have Mr. Mukul Kumar. He is a civil servant, novelist, and a poet. Currently, he is working in the Railway Board Ministry of Railways. His published work includes 3 novels and 3 poetry anthologies. He has been honored with National Award for Outstanding Service to the Indian Railways. Next, we have Krishna Kumar Yadav. He is an Indian Postal Service officer. He is also a literary scholar, thinker, and blogger who writes prominently on subjects related to social, literary, and contemporary issues. Let's give them a huge round of applause. Thank you so much. I hope you all enjoyed the session. Over to you. शुरू करें? Because they are leaving the work. Huh? It will take time. Hello. नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो विषय रखा गया है हिंदी में समकालीन साहित्य, अंग्रेजी में लिखा गया है मॉडर्न जो कॉन्टेम्प्रेरी हिंदी लिटरेचर है, लेकिन हम इसको एक बड़े फलक पर डिस्कस करना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। वास्तव में जो लेखन है, साहित्य है, समाज में उसका क्या योगदान है, उसकी क्या भूमिका है और साहित्य का मूल उत्तरदायित्व क्या होता है। कई प्रश्न हमारे सामने हैं जिन पर हम आज विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी बात अपनी 4 पंक्तियों, जो मेरी कविता है, 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा। फूल की परिभाषा यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा होने से बचाती है। अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो साहित्य के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, साहित्य की सही परिभाषा यही है कि वो आदमी को आदमी बनाए रखने की उसमें क्षमता होती है।
साहित्य का अगर मोटे शब्दों में देखा जाए, अर्थों में देखा जाए, तो साहित्य यानी हित सहित जो होता है, समाज में जो हित की भावना रखता है, उसको हम साहित्य कहते हैं। अब साहित्य की मुख्य भूमिका क्या है और परस्पर समाज में उसका क्या योगदान है, उसकी क्या भूमिका है, एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि अगर हम शुरू से देखते हैं कि साहित्य समाज से ही आता है, क्योंकि साहित्य जो साहित्यकार लिखने वाला होता है वो समाज का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी समाज में जो प्रतिबिंबित होता रहता है, समाज में जो घटित होता रहता है, और हमारे समाज के जो डिफरेंट शेड्स होते हैं, एक साहित्यकार अपनी क्षमता के अनुसार साहित्य के माध्यम से उस बात को अभिव्यक्त करता है और अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से साहित्य के अलग अलग पक्षों को अपने समाज में, जिसमें पाठक वर्ग भी एक महत्वपूर्ण इकाई होता है, उसके सामने रखता है। अब जब हम आज के विषय पर आते हैं तो हम कहते हैं कि समकालीन साहित्य। मेरे हिसाब से आज से 10 वर्ष पूर्व भी जो साहित्य लिखा गया अपने समय में वो समकालीन था। उससे 10 साल पहले, उससे 20 साल पहले जो लिखा गया है वो भी अपने समय में समकालीन साहित्य था। इसलिए मेरे विचार में ये समकालीन शब्द निरंतरता का एक प्रतीक है। ये साहित्य तो निरंतर आता रहता है। अगर जब से साहित्य लिखना आरंभ हो गए इस सृष्टि से, तब से हम इसको कहते हैं कि वो हम हर समय में अपना समकालीन होते हुए आज के इस समय तक आ गया है। इसलिए हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न ये है कि साहित्य समाज से कितना लेता है और परस्पर फिर उसके बाद समाज को कितना देता है, यानी साहित्य की समाज में क्या प्रमुख भूमिका रहती है। इस पर हमारे सामने आज बहुत सारे विद्वान व्यक्ति बैठे हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा मुकुल कुमार जी से कि इस विषय पर वे अपनी दृष्टि क्या रखते हैं कि जो समाज में लेखन की शक्ति होती है वो समाज को कितना मजबूत करता है। धन्यवाद उपेंद्र जी, और एट आउटसेट AILF का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया। और मेरे लिए ख़ास ये बड़ा एक स्पेशल ये मौका इसलिए भी है कि मैं अंग्रेज़ी में लिखता आया हूँ, बट मेरी पहली हिंदी की पुस्तक आरोही जो मैंने स्वयं अनुवाद किया है, अंग्रेज़ी की किताब थी मेरी एज़ बॉयज़ बिकम मैन, उसका अनुवाद था और मैंने स्वयं किया। तो मुझे बड़ा, मेरे लिए एक अद्भुत एहसास है ये कि एक हिंदी के लेखक के रूप में यहाँ बैठा हूँ, अभी तक अंग्रेज़ी के लेखक के रूप में बैठता था। अब मैं आऊँ थीम पर। उपेंद्र जी ने कहा है कि समाज और साहित्य के बीच में जो संबंध है वो अगर देखा जाए तो मैं उसको 2 सतह पे इस पर मैं अपना प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला तो ये कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ओवर टाइम्स, मैं कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर की बात जब करते हैं तो हमारा जो अभी का जो पीरियड है, इस पीरियड को उठा लें तो वर्ल्ड वॉर के बाद या भारत की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद से बहुत सारे परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन हुए और वो हमारे साहित्य में कहीं ना कहीं से परिलक्षित हुआ, प्रतिबिंबित हुआ है। और धीरे धीरे उससे साहित्य का जो स्वरूप है, लेखक और साहित्य के बीच में जो संबंध है, वो डायनेमिक्स भी धीरे धीरे चेंज हुआ है। अब मैं उसको एक बारीकी से बताऊं तो अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो 1950 का जो दशक रहा हमारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक तरह का टर्निंग पॉइंट था, मोड़ था। नई व्यवस्था जा चुकी थी और ये पुरानी व्यवस्था जा चुकी थी और नई व्यवस्था जन्म ले रही थी। लेकिन जो बीच का पीरियड होता है वो बहुत केओस का होता है, उथल पुथल का होता है, कन्फ्यूजन का होता है, और आदमी बहुत ज़्यादा जो अपने जो सोशल ऑर्डर है उससे एक असंतोष फैलता है। तो वो हमारे साहित्य में कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा उसको अगर आप देखेंगे तो वो साहित्य हमारा उसका दर्पण आपको नज़र आएगा। हिंदी में नई कहानी ने जन्म लिया जाता है। नई कहानी क्या थी? तो नई कहानी में जो लेखक थे जिन्होंने लिखा, नई कहानी के जो मेन प्रोपोनेंट्स थे, मोहन राकेश जी हैं, मनु भंडारी हैं, वंडरफुल कलमेश्वर हैं, इन लोगों की, और राजेंद्र यादव जी हैं,
इन लोगों की, अगर इन लोगों के लेखन में देखेंगे तो एक सोशल कमिटमेंट जो होता है, एक लक्ष्य लेखक निर्धारित करता है कि समाज के प्रति जो हम प्रतिबद्ध हैं, मानव विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो कल्पना से यथार्थ को जोड़ देता है। ये तुरंत साहित्य जो है यथार्थवादी होता गया, कल्पना से इमेजिनेशन, इट इज द जर्नी फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी। और साहित्य जो है वो उसी में एंकर्ड है, रियलिटी, यथार्थ में आज का साहित्य एंकर्ड है। नई कविता, जैसे हिंदी में बात करें तो नई कविता आई, और नई कविता में आलोक धनवा की फिर बात करें, अविनाश मिश्रा की बात करें, जो उन्होंने डायरेक्टली समाज के प्रॉब्लम्स को लेकर के लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की जब हम बात करें तो आलोक धनवा जी की जो भी ये है फिर कविताएं हैं, उसे मार्क्सवादी पुट बहुत ही प्रोमिनेंट होकर के मिलता है। जब वो जनता का आदमी बोलते हैं, गोली दागो पोस्टर, ये सब मार्क्सवादी जब हम बोलते हैं तो समाज में जो असमानता है, जो विषमताएं हैं, उसको हटा करके एक नए सोशल ऑर्डर का आगाज़ साफ उनकी कविताओं में दिखलाई पड़ता है। अविनाश मिश्रा की भी कविता अगर आप पढ़ें तो बच्चे की भूख, ये टाइटल आप देखिए, समाज में गरीबी को वो काफ़ी चित्रण, और गरीबी के जब आप चित्रण करते हैं तो वो आदमी के ह्यूमन वैल्यूज़ को, मानवीय मूल्यों को कहीं ना कहीं वो उसमें विकास ला करके उसको नए ऑर्डर की ओर प्रेरित करता है। जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नैतिक वैल्यूज़ हैं, उसमें मानव संवेदना का पुट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इनकी लेखन शैली में आपको देखा, राइम मीटर से ये दूर चले गए। इनकी कविताएं बहुत ही डायरेक्ट, बोल्ड और अटैकिंग कविताएं होती हैं ऐसे पोएट्स की। तो धीरे धीरे जो कॉन्टेम्प्रेरी साहित्य की अगर बात करें तो ये हुआ है। दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ, एक नई विधा आई है, सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर। पहले सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का जो हमारा अध्ययन होता था, वो अध्ययन जो है बहुत साइंटिफिक ढंग से होता था, सैम्पल स्टडीज़ होती थी, हाँ आप जाते थे, केस स्टडीज़ होती थी, बट वहाँ पे इमोशन की कमी थी उस स्टडी में। और ये पाया गया धीरे धीरे कि साहित्य को समाजशास्त्र के अध्ययन का एक बहुत सशक्त माध्यम माने जाने लगा। और अंग्रेज़ी की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ चार्ल्स डिकेंस के समय से, जब चार्ल्स डिकेंस की आपकी देखिए उनकी लेखनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ही जीवंत चित्रण है, और उससे बदलते हुए समाज के स्वरूप, मानवीय मूल्यों में क्या चेंज आया, जो गिरावट आई, ये चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस वो द फर्स्ट ऑथर जिसकी नॉवेल्स उठाई गई अंग्रेज़ी में समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद से ये परंपरा स्टार्ट हुई और वो मतलब कंटिन्यू रही। और फ्रांस में अगर देखें तो जा पॉल सार्त्रे, एल्बर्ट कामू जैसे फिलोसोफर्स और जो राइटर्स थे, इनकी बुक्स को उठाया गया, समाज, सोशल पैटर्न को, सोशल एटीट्यूड्स को, उसका अध्ययन करके और उसको समाजशास्त्र से जोड़ा गया। तो साहित्य जो है धीरे धीरे एक समाजशास्त्र के अध्ययन के रूप में उभरा है, और इसने एक लेखक की सेंसिबिलिटी को चेंज किया है, संवेदना को चेंज किया है। वो ऐसे चेंज किया है कि जब लेखक पा रहा है कि अब हमारा साहित्य जो है वो इस दृष्टि से, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है, तो सोशल कमिटमेंट जो उसका होता है अपनी राइटिंग के प्रति, वो बिल्कुल साफ उजागर होकर के साहित्य में आता है। थैंक यू। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया आपने इस बातचीत में, और समाज से ग्रहण करना और अपने साहित्य के माध्यम से उसको प्रतिबिंबित करना, अभिव्यक्त करना बहुत आवश्यक इसलिए होता है कि हमारा साहित्य का जो मूल मंत्र और मूलाधार है वो हमारा समाज ही होता है। जो समाज में घटित होता है उसको हम अपने साहित्य के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। बल्कि हम साहित्य से वो कह पाते हैं जो हम शायद अगर डायरेक्ट बोलना चाहें तो वो शायद संभव ना हो। सलमान रश्दी जी एक बहुत बड़े लेखक, उनके बारे में तो सब जानते हैं। उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, उनका कहीं कोट पढ़ रहा था कि वो साहित्य को कैसे देखते हैं। वो कहते हैं कि लिटरेचर इज़ वेयर आई गो टू एक्सप्लोर द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेसेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन स्पिरिट। आप साहित्य आपको वहाँ तक ले जाता है, और फिक्शन के तौर पर अगर कहें तो क्या पावर है उसका, क्या शक्ति है कि आप सच बोल पाने के लिए आप फिक्शन का भी सहारा लेते हैं, लेकिन वो जो सच जब समाज में पहुँचता है, पाठकों तक पहुँचता है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को जन्म देता है, वाद विवाद को जन्म देता है, और उससे इवोल्यूशन, डेफिनेटली समाज का एक इवोल्यूशन हो। मुझे धूमिल की 2-4 पंक्तियाँ याद आ रही है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है। तो इस तरह से साहित्य में जो आधुनिक संवेदन की बात जब हम करते हैं, जो संवेदनात्मक अनुभूतियाँ होती है,
वो किस तरह से साहित्य के माध्यम से हम अपने पाठकों तक पहुंचा सकें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमारे बीच में रचना यादव जी है। मैं इसलिए आप पर आना चाहूँगा क्योंकि साहित्य के विकास में, साहित्य को आगे ले जाने में और साहित्य की भूमिका स्थापित करने में पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे सामने इससे बढ़कर क्या उदाहरण हो सकता है कि अगर हम हंस की बात करते हैं। अब हंस का आविर्भाव कब हुआ है? प्रेमचंद जी के ज़माने से आगे आते आते फिर उसको कई महानुभावों ने उस पत्रिका को आगे बढ़ा दिया और राजेंद्र यादव जी ने उसको एक सामाजिक और जिसको कहते हैं बड़े फलक पर पूरे विश्व में उसको अपना एक स्थान दे दिया उस पत्रिका को। अब आजकल रचना यादव जी उस पत्रिका की देखभाल कर रही है और उस पत्रिका को एक नई ऊर्जा दे दी है, उसको एक नए स्तर तक पहुंचा दिया है। और जिस तरह से मैं देखता हूं उसका जो कंटेंट है, उसकी जो रचनाएं हैं इस तरह से सामने आ रही हैं, तो उसने नाम लेने वाली बात है कि हंस के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि साहित्य का, जो हिंदी में साहित्य लिखा जाता है, वो स्तर हंस में दिखाई देता है। मैं आपके अनुभव और इस विषय पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। रचना जी। शुक्रिया रैना साहब। नमस्कार दोस्तों, और थैंक यू सो मच उमाशंकर जी ILF फॉर कॉलिंग मी हियर। सबसे पहले तो मैं बोल दूं, मैं खुद साहित्यकार नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ। और जैसा कि शायद अब आप सबको पता हो, मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ। एक दो साहित्यकारों की बेटी हूँ, तो साहित्यिक परिवेश में पली बड़ी हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत बचपन में तो मुझे एक तरह से वही होता था कि ये लोग क्या सारे टाइम बोरिंग बातें करते रहते हैं, तो मुझे तो कुछ समझ आता नहीं था और इसलिए शायद मैं काफ़ी दूर भी रही साहित्य से। पर खैर, अब पिताजी के जाने के बाद हंस संभालना पड़ा, क्योंकि मैं इकलौती संतान हूँ और मुझे यही लगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करके हंस को बनाया है तो उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, और हंस से जुड़ गई। हुआ ये कि हंस से जुड़ने के बाद उस कोर ग्रुप ऑफ राइटर्स में नहीं हूँ, तो इसलिए बाहर से बहुत तटस्थ रूप से देख के और मैं अपनी एक अनुमान लगाती रहती हूँ और अपने कंक्लूजन्स निकालती रहती हूँ कि क्या अपनी एक समझ डेवलप करती हूँ, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बाहर रहने से मुझे ये एडवांटेज है कि मैं उस तटस्थ रह पाती हूँ। तो मैं वहीं से शुरू करूँगी जहाँ मुकुल जी जो बोल रहे थे कि अगर हम साहित्य को समाज का एक दर्पण मानते हैं कि जिस समाज में जो हो रहा है उस समय वो साहित्यकार अपनी रचनाओं द्वारा अगर उसको इंगित करता है और उसको लोगों के सामने लाता है, तो एक तो उद्देश्य है उसका क्रिएटिविटी को सेटिस्फाई करना, और एक ये है कि अगर आप साहित्य को एक ऐसा ज़रिया या एक ऐसा औजार मानते हैं जो समाज में बदलाव भी लाता है, इसका मतलब ये है कि साहित्यकार को उसकी जहाँ पर समाज में कमियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सामने लाना है। अगर एक राजा था, एक रानी थी, दोनों की शादी हो गई, सब खुश हो गए, तो फिर समाज भी वहीं पर रुका रहेगा, साहित्य भी वहीं रुका रहेगा। तो उसको मैं अच्छा साहित्य नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर साहित्य में एक कहानी या कोई भी रचना अंत तक आते आते आपके अंदर 50 प्रश्न उजागर करे, आपको डिस्टर्ब करे, वो अच्छा साहित्य है, क्योंकि उसको लेकर आप कुछ करने की आपके अंदर इच्छा अगर होगी तो वो उसको पढ़कर होगी। और इसीलिए जो हम लोग बोल रहे थे कि अगर हर साहित्य एक हैप्पी एंडिंग में ख़त्म हो जाएगा तो शायद वो अपना उद्देश्य की पूर्ति कुछ हद तक नहीं कर पाएगा। और यही हुआ है प्रेमचंद और उसके पहले कुछ प्रेमचंद से पहले से ही, जहाँ पर साहित्य ने समाज की प्रॉब्लम्स को
उनके जो भी चाहे वो इनइक्वालिटी हो, जो जितनी भी तरह की हमारे समाज में प्रॉब्लम्स रही हैं, उनकी कहानियों द्वारा उनको उजागर किया है, उनको लोगों के सामने लाए हैं। और यही हुआ है नई कहानी मूवमेंट में, जहाँ पर अनेक, जब समाज में बदलाव आ रहा था, जैसा आपने कहा कि वो एक दौर था जब बहुत फ्लक्स था, बहुत उथल पुथल थी, और वो इसलिए था क्योंकि वो एक ट्रांजिशनल पीरियड है। वैसे सब बदलाव तो हमेशा निरंतर रहता है, बदलाव आज भी आ रहा है, कल भी आ रहा है, पर हाँ कुछ ऐसे फेजेस होते हैं हिस्टोरिकली जहाँ बदलाव की गति बहुत बढ़ जाती है और फिर कहीं पर आके वो थोड़ा सा थमता तो नहीं है पर थोड़ा समतल सा हो जाता है। तो उसको जो कैप्चर किया है वो उस समय की सामाजिक प्रॉब्लम्स, चाहे वो छुआछूत की प्रॉब्लम हो, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हो, मैरिटल इश्यूज़ हो, शादी के ऊपर प्रश्न उठाना हो कि इस इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है, लिव इन रिलेशनशिप्स, जैसा आपने कहा था प्रेमचंद के समय भी लिव इन रिलेशनशिप पर, लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, ये सब रियलिटीज़ हैं और हम लोग इनको अगर साहित्य हमारे सामने या हम इनको पढ़ के इनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना है एज नेचुरल थिंग्स, एज नॉर्मल थिंग्स। हम लोगों को तो ये मुझे लगता है कि साहित्य ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस समय के जो ये सारे साहित्यकार थे उनमें जो हम लोग पीछे ग्रीन रूम में बात कर रहे थे कि एक तरह का कमिटमेंट होता है क्रांति लाने की तरफ। साहित्यकार क्रांतिकारी नहीं होता है, वो तलवार लेकर या शायद वो धरना नहीं देगा, पर उसकी कलम में वो ताकत है कि वो कलम के द्वारा क्रांति ला सकता है और हुआ है ऐसा। हम लोग बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग ज़्यादा विद्वान हैं उसमें आप लोग ज़्यादा उदाहरण दे पाएंगे जहाँ पर साहित्य के कारण बहुत बदलाव समाज में आए हैं। और कंटेम्प्रेरी साहित्य, जैसा कि कहा कि कंटेम्प्रेरी तो उस समय भी वो कंटेम्प्रेरी था, आज का समाज का जो स्थिति है उसको जो साहित्य दिखाता है वो कंटेम्प्रेरी है। पर इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी या हमें समझना चाहिए। एक, अगर साहित्यकार समाज की प्रॉब्लम्स को, या एक थोड़ा नेगेटिव शब्द कहूँ, बुराइयों को अगर वो अपनी रचनाओं द्वारा आपके सामने ला रहा है तो उसको ये आवश्यक है, क्योंकि जैसा कबीर का एक दोहा है, निंदक नेरे रखिए, वो कि आपके हित में वो कर रहा है, उसको वो स्पेस देनी होती है, उसको वो स्पेस मिलनी ज़रूरी है कि वो खुल के अपनी बात रखे। आप उससे अग्री करें, आप उससे ना अग्री करें, वो अलग बात है। वो डिबेट जो है वो तो हमेशा ही चलती रहेगी। आप हर रचना के ऊपर हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो कितने मर्जी प्रश्न उठाए, पर वो स्पेस मिलना ज़रूरी है साहित्यकार को। और क्योंकि वो स्पेस, जितना आप उसको वो स्पेस देंगे, जितनी आप उसको वो मान्यता देंगे, आप मानेंगे कि हाँ साहित्यकार का ये रोल है और ये रोल उसको पूरी तरह पूरा करना है, तो उसका साहित्य और उस समय का साहित्य उतना ही सशक्त रहेगा, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज़ ये है कि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, हमारे माध्यम बदल गए हैं। जहाँ पर कुछ वर्ष पहले, कुछ 2 या 3 सदी पहले हम कहते थे कलम में वो दम है, आज वो दम मौखिक शब्द में है, क्योंकि मीडियम बदल गए हैं। आज हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि लिखने का जो एक रिवाज था वो कम होता जा रहा है, बोलने का रिवाज, सुनने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये प्रश्न है कि क्या आज का साहित्यकार एक सोशल मीडिया का कैरेक्टर है, और जो लिख रहे हैं, जो एक्चुअली कलम लेके लिख रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कितने लोग उनको पढ़ रहे हैं, ये एक प्रश्न है जो हंस में होने के कारण मेरे दिमाग में और मेरे सामने हमेशा बना रहता है कि
कितने लोग हमारा साहित्य आज पढ़ पा रहे हैं, पा रहे हैं मतलब कहाँ तक पहुँच रहा है। आज की स्थिति ये है कि, और ख़ासकर कोरोना के बाद हमारा पूरा जो प्रिंट मीडियम का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है मतलब कि जो हमारे हॉकर्स थे, जो हमारे एजेंट्स थे, वो कोरोना के समय मोबाइल रिपेयर वाले, सब्ज़ी वाले, उन्होंने सब अपना काम बदल लिया और वो अब उसी को करते हैं। तो हमारे पास माध्यम नहीं है कि हम इन पत्रिकाओं को या किताबों को दूर दूर तक, कोने कोने तक पहुंचाएं, जहां शायद लोग अभी भी पढ़ना चाहते हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि साहित्य अगर नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे श्रिंक होके ख़त्म सा हो जाएगा। और अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप सोचिए कि हमारी आगे की, आज हम लोग बैठ के यहाँ पर प्रेमचंद की, भारतेंदु हरीशचंद्र की, कमलेश्वर की, राजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, आगे वाली जनरेशन्स किसकी बात करेंगी? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साहित्य को निरंतर, आज के समकालीन साहित्य को निरंतर उसको चलाते रहें और उसको वो माध्यम देते रहें कि वो उस पाठकों तक पहुँचे। प्रश्न ये है कि वो अब प्रिंट के थ्रू होना चाहिए या इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि उसका वो पावरफुली कहाँ तक पहुँच सकता है, किस लेवल तक पहुँच सकता है और किस लेवल तक वो बदलाव ला सकता है, ये प्रश्न बहुत मेरे ख्याल से क्रिटिकल है। और ये हम लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए कि समकालीन साहित्य तो हम लोग मानते हैं कि है, समाज में बदलाव लाने के लिए है, पर उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। आज जबकि हम बात कर रहे हैं, उस समय लिखना और पढ़ना मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। एक रेडियो होता था और एक पढ़ना होता था, इतना टीवी भी नहीं होता था, सिनेमा कभी कभार जाया करते थे, तो लोग पढ़ते थे और वो जो लोग पढ़ते थे वो उस साहित्यकार को बल देते थे, उनको वो मनोबल देते थे कि और लिखो। आज के साहित्यकार को कहाँ से मनोबल मिल रहा है और कौन उनको पढ़ रहा है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आई थिंक दे आर वेरी रेलेवेंट। एंड इसलिए साहित्यकार की भूमिका और साहित्य की भूमिका कहीं डाइल्यूट तो नहीं होती जा रही है, इसके बारे में हम लोगों को अवश्य विचार करना चाहिए। रचना जी ने बहुत ही अहम मुद्दों की तरफ इशारा किया है, बहुत ही विचारणीय है और इस पर हमें खुले मन से और खुले मंच पर विचार विमर्श करना चाहिए। बहुत अच्छे प्रश्न आपने सामने रखे हैं, खास करके आज का साहित्य और आज का साहित्यकार है कितना रिलेवेंट है और उसके लिए क्या पाठक सही मात्रा में उपलब्ध है या नहीं है। क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के समय में क्या पुस्तक छपने से पहले, प्रकाशित होने से पहले या पत्र पत्रिका में आने से पहले वो सोशल मीडिया पर सब आपके समक्ष आ जाता है। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पर भी कितना वो सस्टेन कर पाता है वो साहित्य। क्या हम वही आवश्यकता महसूस तो नहीं कर रहे हैं कि हमें साहित्य पुस्तक के रूप में, पत्र पत्रिका के रूप में हमारे सामने होना चाहिए। क्योंकि पहले एक क्रेज़ होता था कि सुबह सवेरे जब मैं नींद से उठता था तो सबसे पहले देखता था क्या अमुक पत्रिका आज मेरे पास आ गई है या समाचार पत्र आ गया है। आजकल मुझे लग रहा है कि हमारी ड्राइंग रूम से न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाएँ गायब हो गई है नहीं हमारे पास, लाते नहीं हम, खरीदते नहीं हम। और हमें पुस्तकें अगर प्रकाशित होती है, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि हमारे लिए पाठक नहीं है, कौन खरीदेगा ये। प्रकाशक कहता है कि मैं पुस्तकें प्रकाशित नहीं कर पाऊँगा अपने खर्चे पर, क्योंकि मेरे सामने पाठकों की समस्या है और पुस्तकें केवल लाइब्रेरी में ही सीमित रह जाती हैं। बड़े बड़े प्रकाशक जो है पुस्तकें प्रकाशित करके जिनको बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज तक अपनी पहुंच होती है वहाँ तक जाती है, और पाठक मेरे लिए नहीं है, मैं पाठकों तक अपनी पुस्तकें नहीं पहुँचा पाता हूँ। ये वाकई साहित्यकार और साहित्य के लिए आजकल चुनौती है। तो कितना रिलेवेंट है ये आजकल के समय में। खैर, इस पर हम आगे फिर बातचीत कर सकते हैं, अगर आज समय मिला एक एक टिप्पणी हम इस पर भी लेंगे। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ये प्रसन्नता की बात है, मैं इशारा कर रहा हूँ हमारे हंगरी से हमारे मित्र जो हैं मिस्टर बेंस फुटोस, ये हिंदुस्तान में रहकर हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, और ख़ास करके हिंदी साहित्य और हिंदी समाज के लिए
मैं हिंदी समाज क्यों कहूँ, मैं पूरे भारतीय समाज और भारतीय साहित्य के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। आपका स्वागत है इस मंच पर। हमारी उत्सुकता है कि भारत में और भारतीय साहित्य में आपको ऐसा क्या आकर्षण लगा कि आप इतने डेडिकेटेड हो गए हमारे इस साहित्य में, और ख़ास करके आपका जो शोध का विषय है फणीश्वरनाथ रेणु, आप स्वयं समझ सकते हैं कि रेणु जी पर शोध करना, अनुसंधान करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो हम आपसे ही सुनना चाहते हैं कि ये आपका श्रम और प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ और क्यों आपने इसी का चयन किया। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे आप लोगों ने सुना, मैं बाहर से आया हूँ, हंगरी से, इसलिए हिंदी साहित्य के बारे में, भारतीय समाज के बारे में मेरा दृष्टिकोण शायद थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं साहित्य और समाज और पूरा देश तो बाहर से देखता हूँ। हम यूरोप में साहित्य के माध्यम से हिंदी सीखते हैं, हम साहित्यिक रचनाएं पढ़ते हैं और ऐसे हिंदी सीखते हैं। हम हिंदी सीखते सीधे क्या पढ़ते हैं यूरोपीय विश्वविद्यालयों में? प्रेमचंद पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नई कहानी के प्रतिनिधि लेखक जैसे भीष्म साहनी, हम पढ़ते हैं मंतो, सादत हसन मंतो, और हम पढ़ते हैं आज का के लोकप्रिय और प्रचलित विमर्श, नारीवाद का स्त्री विमर्श पढ़ते हैं, आदिवासी विमर्श पढ़ते हैं, दलित विमर्श पढ़ते हैं। मुझे बहुत पहले लगा कि हिंदी साहित्य में सामाजिकता की प्राथमिकता की प्रवृत्ति बेहद अटूट है, और मुझे समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा शोध करना चाहिए था कि यह क्यों है। तो मुझसे पहले बहुत बड़े विशेषज्ञों ने कहा कि हिंदी साहित्य का उद्देश्य क्या है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा 1936 में, हिंदी साहित्य का उद्देश्य है जीवन की आलोचना, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा समय के लिए सोते रहेंगे वो तो मृत्यु का लक्ष्य है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। फिर नामवर सिंह ने लिखा कि दो तरह के साहित्य है, अच्छा और बुरा साहित्य। बुरा साहित्य हम पढ़ते हैं, पाठकों तक सिर्फ बुरा साहित्य आता है, अच्छा साहित्य आलोचकों तक, पत्र पत्रिकाओं तक आता है, क्योंकि अच्छा साहित्य जो है वो एक कलात्मक, अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण संदेश देता है पाठकों के लिए, और यह संदेश है समाज, सामाजिक प्रसंग और सामाजिकता। तो मुझे लगा अगर मैं इसी क्षेत्र पर रहूँगा और हिंदी साहित्य पर और काम करूँगा, मुझे सिर्फ दुखद स्मृतियाँ लेकर कुछ गंभीर सामाजिक प्रसंगों पर काम कर पाऊँगा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर बीए के अंतिम साल में जब मेरा प्रथम वैज्ञानिक काम हो रहा था, मुझे विषय चुनना था, और तब मैं हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रति डेडिकेटेड बन गया था। तब यह आकर्षण उत्पन्न हुआ, क्योंकि मुझे फणीश्वरनाथ रेणु बिहार के लेखक हैं, उनकी एक कहानी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम पढ़ने को मिला, और पढ़कर मुझे बहुत हैरान हुआ कि इस कहानी में हालांकि सामाजिकता है, सामाजिक प्रसंग आते हैं, लेकिन और कुछ भी आता है, देखने को और कुछ भी मिलता है, और यह सामाजिक प्रसंगों, सामाजिकता का एक पहलू है जो इतना उदास नहीं है, जो इतना नकारात्मक नहीं है। यह भारतीय लोक संस्कृति, भारतीय लोक परंपरा एवं लोक जीवन। हिंदी साहित्य में 1950 के दशक में यह आंचलिक नामक आंदोलन आया है। आंचलिकता का एक उद्देश्य है भारतीय आत्मा की खोज, भारतीय आत्मा को प्रस्तुत करना, क्योंकि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में क्या हुआ? नगरोन्मुख था, नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकता और वैश्वीकरण, ये सब आए थे, और इन सब ने भारतीय समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। तो इन सभी के विरोध आया है यह आंचलिक आंदोलन, आंचलिकता। इस आंचलिक रचनाओं में लोक साहित्य के विभिन्न तत्व विस्तार से कथानक के अंग के रूप में प्रस्तुत होते हैं। हम रचना पढ़ते पढ़ते वास्तव में दरअसल ज़्यादा रचनाएं पढ़ते हैं। हम सिर्फ रेणु की कहानी तीसरी कसम नहीं पढ़ते, हम लोकगीत पढ़ते हैं, किंवदंतियाँ पढ़ते हैं,
हम इनके अलावा पढ़ते हैं कुछ लोक कथाएँ, लोक भाषा में यानी मैथिली या बोलचाल की हिंदी में शिष्ट साहित्य पढ़ते हैं। मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि हिंदी साहित्य में सामाजिकता का एक और पहलू भी है जिससे मैं मुग्ध हो सकता हूँ। आजकल मैं फणीश्वरनाथ रेणु के समस्त साहित्य पर काम करता हूँ। मैं इसी लोक चेतना को देखना और समझना चाहता हूँ, क्योंकि साहित्य सिर्फ समाज को आगे चलाने के लिए, एक दिशा देने के लिए नहीं है। साहित्य ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना एवं सांस्कृतिक चेतना भी प्रस्तुत करता है। दरअसल साहित्य में भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना यानी पाश्चात्य प्रभावों के बिना जो सांस्कृतिक चेतना है वो भी सुरक्षित है। आंचलिक साहित्य में, लोक साहित्य में ये सब सुरक्षित है और हमको देखने को मिलते हैं। अगर मुझे विदेशी होकर भारत को समझना है और हंगेरियन यानी यूरोपियन या पश्चिमी पाठकों तक भारत को प्रस्तुत करना है, समझाना है कि आज का भारत क्या है, उसके लिए लोक साहित्य, लोक संस्कृति, आंचलिक साहित्य और इसी तरह समस्त हिंदी साहित्य, आधुनिक काल का साहित्य बेहद ज़रूरी है। पीएचडी में मैं फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य पर काम करता हूँ। मैं रेणु का घर पूर्णिया ज़िला और उनके गांव में गया और हिंदगना में मुझे बहुत कुछ देखने को मिला और हिंदी साहित्य मुझे अपने जीवन लक्ष्य की तरफ पहुंचाता है, ताकि मैं यूरोप में, अपने देश में, अपनी जनता के लिए भारत को समझाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इस देश से इतना प्यार क्यों करता हूँ। मेरे लिए हिंदी साहित्य वास्तव में प्यार का एक निशान है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने बहुत अच्छा संकेत दिया भारत की आत्मा, यानी साहित्य में भारत की आत्मा को अगर पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना है तो हमें केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं बल्कि पूरे भारतीय साहित्य की बात उस परिप्रेक्ष्य में बात करनी चाहिए। यानी तब तक ये परिपूर्ण नहीं हो सकता है जब तक हम भारतीय साहित्य में अलग अलग भाषाओं के साहित्य को अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के निकट नहीं ला सकेंगे। ज़रूरी है इसके लिए, हालांकि साहित्य अकादमियों द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं, अनुवाद किए जा रहे हैं, लेकिन जो साहित्यिक कृतियाँ हैं अलग अलग भाषाओं में, उनको हिंदी में और परस्पर हिंदी से अलग अलग भाषाओं में उनको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत का परिप्रेक्ष्य और इसकी परिधि इतनी विस्तृत है, जहाँ पर अलग अलग पोशाकें हैं, अलग अलग खान पान हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बहुत सारी बोलियाँ हैं। ये तो सब समाज के ही अंग है, ये सब समाज का ही सरोकार है, और इनको अगर साहित्य के माध्यम से समझना है और प्रतिबिंबित करना है तो अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। कृष्ण कुमार यादव जी हमारे समक्ष हैं, आप इस पर अपनी टिप्पणी दे दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल और उसके संयोजक डॉक्टर उमाशंकर यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का ये नवा संस्करण है। मैं एक बार पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ और मेरा सौभाग्य है कि संयोग बस मेरी यहाँ पर इस बार पोस्टिंग भी है और मैं आपके समझ फेस्टिवल में हूँ। कहते हैं कि मैं विद्यार्थी काल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो साहित्य है समाज का दर्पण है। कई बार मुझे नहीं लगता है कि जब दर्पण को हम देखते हैं तो दर्पण तो वही चीज़ दिखाता है जो हमारे समक्ष होता है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो दर्पण के पीछे होती हैं। अब सवाल है कि जो दर्पण के पीछे छुपी हुई चीज़ें हैं, क्या साहित्य और साहित्यकार उनकी बात नहीं करेंगे? आज समाज में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहते हैं ना कि जो साहित्यकार है वो एक दृष्टा भी है, साहित्यकार एक सृष्टा भी है। यानी साहित्यकार बहुत कुछ समाज में देखता है और फिर उसके बाद अपनी अनुभूतियों में ढाल करके उसको लोगों के समक्ष रखता है। उसमें कुछ मनोरंजन के पुट हो सकते हैं, कुछ आलोचना के पुट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जो पीढ़ियों में वो संचारित होता रहता है। जैसा कि डॉक्टर उपेंद्र नाथ साहब ने कहा, अनुवाद। निश्चितता इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है
और देश के हर कोने में कुछ न कुछ अच्छा लिखा जा रहा है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो लिखा जा रहा है उसको कहीं ना कहीं समाहित कर के हमको अन्य स्टेट में पहुंचाना होगा। आज इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कई चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं क्या वो अपने आप में पर्याप्त हैं? क्या कहीं ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उनको भी सामने लाया जाए? क्योंकि जब हम भारत के साहित्यिक इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कविताएं और कहानियां और निबंधों तक है, लेकिन आप इसका एक बड़ा पुराना इतिहास पाते हैं। चाहे हमारे वेद हों, चाहे हमारे पुराण हों, चाहे महाभारत हों, चाहे रामायण हो, चाहे पंचतंत्रा हो, चाहे आज का हम समकालीन साहित्य देखें, एक हमारी जो साहित्य की एक लंबी परंपरा है। जैसा कि हमारे हंगरी के साथी ने भी कहा कि जो यहाँ लोक साहित्य है जो समाज में, उसको जो है सहेजने की ज़रूरत है, क्योंकि साहित्य में हर कुछ कहा नहीं जाता, बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। और ऐसा नहीं, आप देखिए कजरी हमारी तरफ उत्तर प्रदेश में गाई जाती है, बच्चों के जन्म पर सोहर गाया जाता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं शायद आपको लिखित रूप में नहीं मिलें, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगामी पीढ़ियों में संचारित होते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि साहित्य वही नहीं है जो शब्दों में लिखा गया है, बल्कि साहित्य बहुत कुछ है जो शब्दों में गाया गया है, जो गीतों के रूप में भी आज आगे बढ़ रहा है। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, मैं ब्लॉगिंग से जुड़ा रहा हूँ, सोशल मीडिया से भी जुड़ा रहा हूँ। आजकल एक बड़ी खराब प्रवृत्ति आ गई है, हम में से हर किसी को लगता है कि हम बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। कहीं ना कहीं जब विशेषकर मैं हिंदी साहित्य की बात करता हूँ तो आत्ममुग्धता बहुत ज़्यादा दिखती है। यहाँ पर आजकल जब हर चीज़ आप सिर्फ कि कुछ कमेंट मिल जाए, कुछ लाइक मिल जाए, अगर उसके आधार पर साहित्य का विश्लेषण करेंगे तो मान करके चलिए कि उससे जो है चाहे हिंदी साहित्य हो या कोई भी साहित्य हो उसका विकास नहीं होगा। तुम मुझे पंत कहो, मैं तुम्हें निराला कहूँ, कि ये जो भावना है इससे जो है कहीं ना कहीं बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। आज हमारे सामने अगली जनरेशन है, 2010 के बाद की जनरेशन है, जिनको हम लोग अल्ट्रा जेन बोलते हैं, यानी वो जनरेशन जो डिजिटल मतलब एक तरह से पूर्णतः जब हम डिजिटल स्वरूप में आ चुके थे उसके बाद पैदा हुई है। हम उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या हम उनको दिखाना चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं समकालीन साहित्य, कोई भी साहित्य स्वाभाविक सी बात है अपने समकालीन समाज का दस्तावेज होता है, क्योंकि साहित्य, लेकिन ऐसा नहीं है जब हम कहते हैं कालजयी साहित्य, तो कोई भी जो साहित्य होता है वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपा करके रखता है। जैसे यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी की बात हुई, आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर लीजिए, आप एक छोटा सा शब्द याद रखिए, इनकलाब जिंदाबाद। कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ गया, किसी को नहीं पता, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद कहते ही आप सबके अंदर एक क्रांति की भावना आती है। क्या है इनकलाब जिंदाबाद? एक छोटा सा शब्द है, शायद बहुतों को पता भी नहीं होगा कि ये किसने लिखा, लेकिन उसको करते ही एक क्रांति की भावना आती है। वंदे मातरम, जो ही हम बोलते हैं वंदे मातरम, हमारे अंदर जैसे लगता पूरा देशभक्ति का जोश आ गया। बंकिम चंद्र चटर्जी साहब के एक नॉवेल में ये वंदे मातरम एक कविता थी, जो है कब जो है हमारे आज़ादी के दीवानों ने उसको आत्मसात किया और कब वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए इसी वंदे मातरम को कहते हुए। तो ये जो है साहित्य की शक्ति है। आप हमारा पूरा का पूरा स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास देखिए, कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि साहित्य उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप गणेश शंकर विद्यार्थी जी को देखिए, वो एक बड़े अच्छे पत्रकार थे, बड़े अच्छे साहित्यकार थे, उससे अच्छे जो है स्वाधीनता सेनानी थे। महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, वो एक अच्छे जो है साहित्यकार थे, काफ़ी उन्होंने पुस्तकें लिखी। मैं डाक विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। महात्मा गांधी जी तो चिट्ठियाँ खूब लिखा करते थे, वो दोनों हाथ से चिट्ठियाँ लिखा करते थे। आज उनकी चिट्ठियाँ कहीं ना कहीं सोचिए कि वो साहित्य में एक दस्तावेज के रूप में जो हैं अमिट हैं। और यही नहीं, पहले के जो तमाम साहित्यकार थे आप देखेंगे कि एक दूसरे से चिट्ठियों के माध्यम से आदान प्रदान करते थे। हो सकता है कि कई ऐसे साहित्यकार हों जो आपस में न मिले हों, लेकिन एक दूसरे को जो चिट्ठियाँ लिखीं वो आज कहीं ना कहीं जो है साहित्य में दस्तावेज के रूप में दर्ज है। तो आज ज़रूरत है कि हम साहित्य की गंभीरता को समझें। एक बात समझना पड़ेगा कि साहित्य कोई सतही स्वरूप नहीं है, साहित्य के नाम पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और एक जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि हम लोग कई बार जो है साहित्य को पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों तक सीमित कर देते हैं। आप सोचिए कि किसी भी पत्रिका की, आप अगर इस देश की सबसे प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका भी जिसे मानते होंगे, 140 करोड़ की जनसंख्या में कितना उनका सर्कुलेशन होगा? बमुश्किल 1000 बड़ी से बड़ी पत्रिकाएं। और मैं तो कई बार इस चीज को फेस कर चुका हूं कि जब संपादक लिखता है साहब अपनी मौलिक रचनाएं भेजिए,
अरे भाई, हम मौलिक रचनाएं ही तो भेज रहे हैं, लेकिन ये अन्य कहीं प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। क्यों अन्यत्र प्रकाशित नहीं होनी चाहिए? कितना आपका सर्कुलेशन है? तो ये जो एक संपादकीय हनक या सनक है, इसको भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ऐसे तो फिर चीज़ें रह गई। आप सोचिए, मैं तो देखता हूँ कि केरला से लेकर करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले जाइए, तमिलनाडु जाइए, तेलंगाना चाहिए, बड़ी अच्छी अच्छी हिंदी पत्रिकाएं निकल रही हैं। शायद हम उनकी बात ही नहीं करते हैं। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 साल तक डायरेक्टर रहा हूँ। वहाँ से एक मैगजीन निकलती है, द्वीप लहरी, पूरे देश में जो है जाती है जो है। लेकिन सवाल, कोई भी पत्रिका कितना निकलती है? कोई भी पुस्तक, विशेषकर हिंदी में, कितनी प्रतियां आप छापते हैं? कहना नहीं चाहिए, मैं कई पत्रिकाओं में लिखा रहता है कि प्राथमिक तौर पर 300 प्रतियां छापी जा रही हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में 300 प्रतियां हम छाप के, और किसी मैगजीन की 1000-2000 प्रतियां छाप कर करके अगर आत्ममुग्धता का शिकार हैं, तो उसके लिए हिंदी या उसका साहित्य दोषी नहीं है, बल्कि हम स्वयं दोषी हैं। और आज चाहे साहित्यकार हों, चाहे प्रकाशक हों, कहीं ना कहीं आज जो है अपने गिराबान में झांकने की ज़रूरत है। इसलिए कि जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी भूमिका ज़्यादा है। समाज जब भी कुछ होगा उनकी तरफ देखता है कि आप कुछ करिए। आपको कोविड का दौर याद रखिए, कोरोना का दौर याद करिए। कोरोना के दौर में बहुत कुछ चीज़ें थी जिसको इस साहित्य ने दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा। पहले जो भी चीज़ें कही गई, चाहे आप देखिए जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, या लिंग विभेद की बात हम लोग करें, या कोई भी चीज़ हो, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या आज ये मुद्दे नहीं हैं? सभी के सभी चीज़ आज मुद्दे हैं। तो साहित्यकार की भूमिका यही है कि इन सब चीज़ों को सहेजे, और एक अनुवाद के रूप में भी अगर हम पूरे जो भी इस देश की जो सभ्यता है, जो कला है, संस्कृति है, उसके माध्यम से एक हर जगह पर इसको प्रसारित कर सकें, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और आज हिंदी, हम लोग कहते हैं कि आज हिंदी एक ग्लोबल भाषा बन गई है। आज पूरी दुनिया में 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में हिंदी समझने की स्थिति में हैं। इस हिसाब से 2030 तक इस दुनिया का हर जो है 5वां व्यक्ति हिंदी बोलता पढ़ता नजर आएगा। दुनिया के 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में आज हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो आज देखिए, हमारे हंगरी के मित्र यहाँ पर आकर करके बिहार के एक छोटे से अंचल में आकर करके शोध कर रहे हैं। तो ये हिंदी की विशिष्टता है, ये हिंदी साहित्य की विशिष्टता है जो लोगों को खींचती है। आज इसी अपील के साथ कि एक बार हम लोग फिर से इस बात को महसूस करें कि अगर हमें हिंदी साहित्य या हमारी अन्य भाषाओं के साहित्य को समृद्ध करना है, तो मैं आप सबसे एक ही अपील करूंगा कि मेहरबानी कर करके पत्र पत्रिकाएं खरीदिए, पैसे दे कर करके, पुस्तकों को पैसे दे करके खरीदिए, और उसको मनन करिए, उसको अपनी अगली पीढ़ियों तक ले जाइए, और उसके बारे में 2 शब्द लिखिए भी, ताकि साहित्यकारों का, कवियों का, लेखकों का, प्रकाशकों का हौसला बढ़ता रहे। क्योंकि पाठक हैं तभी जो है साहित्यकार है, और यदि पाठक ही अगर निगाह फेर लेगा तो किसी भी साहित्यकार, प्रकाशक का कोई मतलब नहीं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूँगा। इनफैक्ट इतनी बढ़िया बात हो रही है कि हम इसको घंटों सुन सकते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि हम टाइम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 5 लोग हैं, इसलिए हम टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर अनदर 10 मिनट्स। तो रैपिड फायर राउंड की तरह कि मतलब आप छोटी छोटी बातें, ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह सकें, 30 सेकेंड में 10 बार बोल सकें अगर सब लोग। फिर 5 मिनट का हम ऑडियंस को टाइम दें, क्योंकि आप लोगों को सुनना सबके लिए सौभाग्य की बात है। बातें यहाँ भले कम ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन है, फेसबुक में जा रहे हैं, यूट्यूब में ये सदियों के लिए रहेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छी बातें हो जाएं, लेकिन आप लोग रैपिड फायर की तरह 10 सेकेंड की बात, 30 सेकेंड को, बहुत सारी बातें आप लोगों के पास हैं जो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब तो साहित्य और समाज के बीच के संबंध के बारे में जितने डायमेंशंस थे, आई थिंक सब पर बातें हो चुकी हैं। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल, जैसे मैंने तो इस पर कैसे लिटरेचर का क्या रोल है सोसाइटी में, उसके ऊपर प्रकाश डाला था, बट लिटरेचर लोगों तक कैसे पहुँचे, वैसे रचना जी ने और कृष्ण जी ने और बाकी लोगों ने। और ये बड़े एक और चीज़ इसमें आती है कि वो हंगरी के हमारे मित्र जो हैं वो आकर के हिंदी पर शोध कर रहे थे। ये सब चीज़ें, ये चीज़ बहुत प्रेरणादायक है कहीं ना कहीं साहित्यकारों के लिए, साहित्य के लिए, कि लोग बाहर से आ रहे हैं और हमारी भाषा पे, भारतीय साहित्य के ऊपर शोध कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ कृष्ण कुमार जी से कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब लेखक लिखता है अपनी बात को तो लोगों तक पहुँचे। आर्ट एप्लॉज के साथ ही चलता है। आर्ट जो है बिना रीडर के, लिटरेचर या कोई भी आर्ट कहिए, तो
तो वो लोगों तक अगर नहीं पहुँचे तो उसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो जो जिस चीज़ के लिए जो चीज़ साहित्यकार का जो लक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। और सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक चीज़ और है, मैं ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट है कि वी आर हेड, जब 19वीं सेंचुरी में उन्होंने लिखा था, लेट 19वीं सेंचुरी में लेट 19वीं सेंचुरी में उनका ये कोट है कि वी आर हेडेड टू द टाइम्स व्हेन पब्लिक विल राइट एंड नोबडी विल रीड। Practically now we are caught up in the same trap, same situation. Everybody is aspiring to be a writer somehow. तो कलम, जैसे मुझसे बहुत सारे फोरम पे पुनः ये पूछा जाता है कि युवाओं को क्या संदेश है आपका, मेरा एक ही संदेश रहता है कि कलम तभी उठाएं जब आपके अंदर इतनी बेचैनी हो और आपके अंदर ये कहीं ना कहीं एक तरह की सोच है कि ये मैं नहीं कहूँगा तो मैं भी अधूरा रहूँगा, लेकिन ये कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं कोई नई बात लेकर के लोगों के सामने आ रहा हूँ। एक कंपल्शन होना चाहिए राइटिंग में, आपकी लेखन में कंपल्शन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको साहित्य को भी हमको फॉस्टर करना है। साहित्य जहाँ मानवीय मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को पोषित करता है, वहाँ अब हम इस दौर में हैं कि साहित्य को भी पोषित करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मैं बहुत कुछ बातें जो मैं कुछ कहा और कुछ कृष्ण कुमार जी ने कहा, तो मैं कंप्लीटली उनसे सहमत हूँ, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। सिर्फ ये कहूँगी, मैं थोड़ा हंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में आके कहूँगी कि हंस एक पत्रिका है जो 10,000 से ऊपर छपती थी, पर वो इतने करोड़ की आबादी में उसका कोई मायने नहीं है, चाहे वो 1,000 हो चाहे 10,000 हो। पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर हम लोग लेखक रचनाएं नहीं भेजेंगे, मौलिक रचनाएं नहीं भेजेंगे, तो वो भी ज़रिया मर जाएगा। कैसे फिर वो लोगों तक पहुँचाए? जब एक बार हंस में छप जाती है तो वो खुद बोलते हैं कि प्रकाशकों की नज़र पड़ती है, फिर वो किताबों के रूप में आती हैं, तो वो एक तरह से एक ज़रिया है प्रकाशक तक पहुँचने का, एक यंग राइटर को प्रकाशक तक पहुँचने का। जो प्रकाशक उसको वैसे मुँह नहीं लगाएगा कि अगर उसकी हंस में या किसी भी पत्रिका में, एक प्रतिष्ठित पत्रिका में छप जाती है रचना, तो उसका एक स्टैंडिंग हो जाती है और वो फिर उसकी किताब छपे, किताब के द्वारा फिर और सर्कुलेशन और लाइब्रेरीज़ में जाए, जो भी। तो ये एक तरीका है जो मैं इसलिए ये भी मानती हूँ कि पत्रिकाओं को जीवित रखना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। और एक छोटी सी चीज़ और, जो राइटर के कमिटमेंट की बात है, मैंने देखा है क्योंकि दोनों मेरे माता पिता लिखते थे, मैं देखती थी एक एक कहानी को लेके 6-6 महीने जूझते रहते थे, 6-6 8-8 महीने, कभी कभी तो साल, एक छोटी कहानी को लेके। आजकल 2-2 दिन में कहानियाँ लिखी जाती हैं, 2-2 3-3 दिन में कहानियाँ लिखी जाती हैं, सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, 1000 लाइक्स आ जाते हैं और जैसा उन्होंने कहा हम साहित्यकार बन गए। तो वो कमिटमेंट भी एक बहुत ज़रूरी है कि साहित्यकार पूछे, या जैसे मुकुल जी ने कहा कि जब तक आपके अंदर उतनी खलबली नहीं है आप मत कलम उठाइए, क्योंकि वो एक मीडियोक्रिटी का जो एक वो पूरा मास ऑफ मीडियोक्रिटी इज़ कमिंग अप, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू रियल लिटरेचर, गुड लिटरेचर। मेरा एक ही आग्रह है, अगर एक अच्छा साहित्यकार बनना है और आप एक बहुत अच्छा साहित्य समाज को देना चाहते हैं, तो सबसे पहले बहुत अच्छा पाठक बनिए। एब्सोल्युटली। पुस्तकें खरीदिए, खरीद कर पुस्तकें पढ़िए, बहुत अच्छा पाठक बनिए, तभी आप बहुत अच्छा साहित्यकार बन सकते हैं और समाज को बहुत अच्छा साहित्य दे सकते हैं। इसी बात से संबंधित एक बात है कि अगर आप स्पीकर बनना चाहते हो तो ऑडियंस भी बनिए। सब लोग कुछ लोग इसलिए नहीं आते, बोले आपने हमें स्पीकर नहीं बनाया तो हम नहीं आएंगे। हाँ, तो वी गेट लेस ऑडियंस, वाई? बिकॉज उनको कुछ ना कुछ काम चाहिए, स्पीकर बनाओ, कुछ बनाओ, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। देन हाउ व्हाट ऑर्गेनाइजर्स विल डू? यस प्लीज। मैं डॉक्टर उमाशंकर जी की भावना का सम्मान करता हूं और यहाँ यही अपील करेंगे जो हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं कि कृपया अगली बार जब आएँ तो अपने परिवार के साथ आएँ, क्योंकि जो साहित्य है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए और एक परिवार में कम से कम 3 पीढ़ियाँ होती हैं। अगर तीनों पीढ़ियाँ एक साथ आनंद लेंगी तो डॉक्टर उमाशंकर साहब को भी आनंद आएगा, हम सभी पैनलिस्ट को भी आनंद आएगा और जो आप सभी लोग पाठक और उस श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं आपको भी आनंद आएगा। थैंक यू। जी, मैं शायद एक या
Just दो वाक्य। we will take some questions also for 5 minutes, maybe 3-4 minutes. आपके पास कुछ भी सवाल हो तो आप रेडी रहिए प्लीज. क्विक क्वेश्चंस, क्विक आंसर्स. यस. मैं एक या दो वाक्य जोड़ना चाहूँगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयता की बात भी हुई है कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है. सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी साहित्य भी अंतर्राष्ट्रीय है. जैसे कि हंस पत्रिका ऑनलाइन ज़माने से पहले ही हंगरी में स्थित भारतीय अध्ययन विभाग तक पहुंची थी दूतावास के माध्यम से. एवं जो अभी भी बहुत सारी हमारी प्रतियां बाहर जाती हैं. एवं जो भी भारत में लिखा जाता है तो मेरे जैसे छात्र यूरोप में, अमेरिका में या दुनिया भर में पढ़ेंगे हिंदी में, और हम इसको अपनी अपनी भाषा में अनुवाद भी करते हैं. हंगरी जैसे छोटे देशों में भी हर साल में कुछ न कुछ हिंदी का कुछ न कुछ कालजयी या प्रतिनिधि रचना उपस्थित ही है. मैंने भी अनुवाद किया रेणु की कहानी, और पिछले साल में तो भीष्म साहनिका तमस हंगेरियन में उपस्थित हुआ है. तो ये रचनाएं प्रकाशित है और इसके माध्यम से हिंदी साहित्य वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है. धन्यवाद. अब इतनी बढ़िया बातें हुई हैं, हम चाहते हैं कि आप कुछ सवाल भी पूछ लें और किससे पूछना चाहते हैं, किससे जवाब चाहते हैं वो भी बता दीजिए. यस, सम क्वेश्चंस प्लीज. ये माइक. सकता हूँ कि आपके जो एजुकेशनल सिस्टम है उसी में कुछ हिंदी का ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा सर जी. मैंने हिंदी केवल विश्वविद्यालय में पढ़ी. मेरा बैचलर इंडियन स्टडीज से है, यानी उसमें तो हिंदी 3 साल के लिए आई थी, और मास्टर तो हिंदी स्पेशलाइजेशन से है तो उसमें 2 साल के लिए हिंदी भी आई थी. इसके अलावा संस्कृत भाषा व साहित्य भी पढ़े मैंने. लेकिन ऐसा जो भारत में हिंदी विभाग ऐसा तो नहीं है. भारतीय अध्ययन विभाग है और उसमें हिंदी एक अंग होती है. Some more please, 1 or 2 more. 1, yes. Anybody, any question? Be careful, be careful. Here is Dr. Pramod Ambadasra Pawar from Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra. In your discussion, one of the question raised regarding to the prints that the publisher brings out is very few, limited. So what is the solution for this issue? ये सवाल किससे किया उसका आपने? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. जो मैंने कहा कि जब पाठक पुस्तकें खरीदेंगे तो प्रकाशकों की मजबूरी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रिंट करेंगे. तो ये ज़रूरत है कि हम पठनीयता को और बढ़ाएं. और चूंकि जैसा कि आपने कहा कि आप एक अध्यापक हैं, एक प्रोफेसर हैं, तो ये साहब आपकी और गहन जिम्मेदारी है कि अपने विश्वविद्यालय में लोगों को प्रेरित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों को पढ़ें. चीज़ें सिर्फ लाइब्रेरी और संग्रहालयों तक न सुरक्षित रहें, साहित्य अगली पीढ़ी तक जरूर पहुँचे. सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें. पहले प्रकाशक के नियम ये हुआ करते थे कि 1100 प्रतियाँ छपती थी, फिर 1100 प्रतियाँ छपती थी, फिर अब आजकल क्या हो रहा है 110 छप रही है कुल. शगुन के रूप में. So you can wrap it up. Yes. और एज अ राइटर ऑल्सो आप जो जितने भी हमारे नोन राइटर्स हैं, जस्ट रिमेंबर कि अगर उन्होंने 10 किताबें लिखी तो 10,000 किताबें पढ़ी होंगी पहले. जो आप बोल रहे थे कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से, तभी आप लिखे जब आप पढ़ें. सो थैंक यू सो मच. इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ कि उमाशंकर जी, मैं कुछ कहना चाहता था. यस प्लीज. मुझे लगता है कि जो बुक मॉडल है, मतलब कि कोई भी, मतलब जो अल्टीमेट एम और गोल ऑफ ए राइटर इज़ टू हैव ए बुक. आज की जो बदलती तकनीकी दुनिया है उसमें मुझे यही गलत लगता है. क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी किताबें लोग खरीदेंगे और पढ़ेंगे तो वो शायद मुश्किल हो. क्योंकि आजकल जिस तरह से लोग कंटेंट को कंज्यूम करते हैं वो अलग है. मेरे साथ एक IIM के प्रोफेसर बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि वो करीब 10 आर्टिकल्स या 10 कहानियाँ हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन वो किताबों से नहीं पढ़ते उसको, वो उसको ऑनलाइन कंज्यूम करते हैं. तो जैसे दुनिया बदल रही है उस तरह से मेरे ख्याल से
जो है साहित्य को किस तरह से कंज्यूम किया जाता है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है सर फिर ये प्रकाशक को तो अपनी दुकान ही बंद करनी चाहिए। मैं सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ूंगा कि ये जो हमारा साइबर स्पेस है ना बहुत बड़ा, लेकिन ये हमारा जो साइबर स्पेस है बहुत बड़ा है और हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये भ्रम होता है कि साहब ये जो इंटरनेट की दुनिया पर हम डाल रहे हैं ये अनंत काल के लिए, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा सबसे पहले सोशल मीडिया पर आर्कूट आया, आज खत्म हो गया। कब जो है ट्विटर एक्स में चेंज हो गया, कब ये चीज़ें खत्म हो जाए कोई नहीं पता। मैंने इसीलिए कहा कि जो ये लिखित रूप में चीज़ें हैं ये दस्तावेज भी हैं और दस्तावेज के रूप में आगामी पीढ़ियों तक जाते और संरक्षित होते हैं। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी यूट्यूब ये अनंत काल के लिए नहीं है। 10 साल के बाद हो सकता है कि जो आपने पुरानी चीज़ें डाली हैं उनको हटा दें, नया स्पेस दें, लेकिन पुस्तकों के रूप में उसकी पठनीयता हमेशा रहेगी। थैंक यू। But I did point out towards what you were saying that आज हमें ये we have to question this, that because the medium is changing, is our साहित्यकार changing? Who is our साहित्यकार? Is the one who's writing or is he the one who's talking? So these are questions which are I guess very debatable. Yeah, it was a beautiful question and beautiful answer. Question was from Mr. Abhay K, Indian Foreign Service Officer, poet and diplomat. So, and the answer was from all of you. Yes, thank you so much. We are wrapping up the beautiful discussion. और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा भाग्येश झा साहब जो गुजराती साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हैं, कृपया मंच पे आएं और हमारे स्पीकर्स को मेमेंटोज से सम्मानित करें। और साथ में केतन त्रिवेदी जी को भी बुलाऊंगा। आप भी आइए मेहुल भाई। Please come forward. Yes, आप आगे आगे। Sir, he is from Hungary and he is hungry for Hindi literature. बहुत आपको सुनको इतना पसंद था। बाकी ये भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। Thank you.